हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे। चलो बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में लाइट का सेकंड पार्ट है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम सीख चुके हैं बच्चे रिफ्लेक्शन के अबाउट। नाउ वी विल सी द टॉपिक रिफ्रैक्शन। एक बार रिपीट करता हूं मैं, कुछ कुछ चीजों को फटाफट देखना। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि कोई भी एक सरफेस होता था, एक रे ऑफ लाइट आती थी, इसको इंसिडेंट रे बोलते थे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती थी उसको नॉर्मल बोलते थे, और जिस मीडियम से आता था उसी मीडियम में क्या हो जाता था? वापस चला जाता था। जिस मीडियम से आता था उसी मीडियम में वापस चला जाता था। इसको बोलते थे एंगल आई, इसको बोलते थे एंगल आर। तो यहां पे एक ही मीडियम के इन्वॉल्वमेंट होता था, मतलब जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया। उसी को बोलते थे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या बोलते थे बच्चे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एंड दैट वाज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड दो चीजें देखी थी मिरर के अबाउट, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कौन सा था बच्चे? कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा था बच्चे? कन्वर्जिंग था, सही है, कन्वर्ज करता था। एंड ये कॉन्वेक्स मिरर का नेचर कैसा था? डाइवर्जिंग था। कैसा था बच्चे? डाइवर्जिंग नेचर था। इसका कन्वर्जिंग और इसका डाइवर्जिंग। इमेज फॉर्मेशन के बच्चे इसमें 6 केसेज होते थे। कितने केस? 6 केस। और इसमें केस कितने होते थे बच्चे? 2 केस। इसमें इमेज फॉर्मेशन के 6 केस होते थे और इसमें 2 केस होते थे। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोले तो रिफ्लेक्शन सिंगल मीडियम में होता था। क्वेश्चन है क्या होगा जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने देखा होगा कि जब किसी पेंसिल को या पेन को एक ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं ना, तो पेंसिल सीधा नहीं दिखाई देता है पानी के अंदर, वो बेंड दिखाई देता है। बेंड क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वाटर जहां तक है उसके ऊपर में मीडियम क्या है बच्चे? एयर। ग्लास ऑफ वाटर में ऊपर क्या है? वाटर के ऊपर एयर, और अंदर क्या है? वाटर। सो एक मीडियम हुआ कि दो मीडियम हुआ बच्चा? 2 मीडियम हुआ। एक कौन सा? एयर, और दूसरा कौन सा? वाटर। तो रे ऑफ लाइट हमें दिखता क्यों है? बिकॉज रे ऑफ लाइट जाती है और हमारे पास आती है तो दिखता है। अब जब मीडियम का चेंजिंग होगा तो 100% क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। जब भी मीडियम का चेंज होता है तब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, एंड दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोला? पता चला? बाउंस बैक को रिफ्लेक्शन बोला, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है और बेंड हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं हम? रिफ्रैक्शन। तो पेंसिल जो है बेंड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्विमिंग पूल में अगर गए होगे तो जाके देखना कि वाटर जो होता है, वाटर के नीचे, मतलब पानी ऊपर होता है, उसके नीचे जो उसका बेस होता है, स्विमिंग पूल का जो बेस होता है, जब हम बाहर से देखते हैं ना तो वो बेस ऊपर दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि पानी यहां है तो बेस यहां है, मतलब पानी यहां है तो बेस यहां है। पता ऐसा पता चलता है कि बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत डीप नहीं है। पर जब जंप करोगे तो पता चलेगा नहीं, बेस उतना ऊपर नहीं है, बेस बहुत नीचे है, मतलब बहुत ही गहरा है, पानी बहुत ज्यादा है। तो वहां पे भी जो लोअर बेस होता है स्विमिंग पूल का, वो हमें ऊपर पता चलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। इनफैक्ट हम चश्मा जो पहनते हैं ना, बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, स्पेक्स लगाते हो, सब में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। हम देख पाते हैं, हम जब जो देखते हैं हमारे आई में भी लेंस लगा होता है, वहां पे भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन। प्रिज्म देखे होगे, 7 कलर, जब व्हाइट लाइट पास होता है तो अलग अलग कलर दिखता है, वहां पे भी बच्चे क्या होता है? वहां पे भी होता है जो फेनोमेना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो सबसे पहला पता चला हमें इसके बारे में कि रिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चे। तो रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है जो टेक्स प्लेस या जो होता है तब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। मतलब रिफ्रैक्शन होने के लिए कितने मीडियम चाहिए बच्चे? तो नीड्स 2 मीडियम। रिफ्रैक्शन होने के लिए कितने मीडियम की जरूरत है? तो 2 मीडियम की जरूरत है। ठीक है।
क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। अब स्टेटमेंट वाला मैं तुमको बोलूंगा और तुम लिखना। सो स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लिखो स्टेटमेंट लिखो, whenever a ray of light passes from one medium to other medium, whenever a ray of light passes from one medium to other medium, it bends, and that bending of light is called refraction, and the bending of light is called refraction. उसी को क्या बोल सकते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, या उसी को और अगर अलग वर्ड में बोले तो सिंपली बोल सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, डेफिनेशन जो मैं बोलते जाता हूं आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम जाएगा। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है बच्चे, सो दो मीडियम का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। मेरे पास बच्चे नोट्स भी है पिछले साल के बच्चे का है, वो भी मैं सेंड कर देता हूं, तो एक बार रेफरेंस के लिए देखना वो भी कैसे लिखी है। सो अब है क्या कि सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और यहां पे पानी भरा है, तो ये वाला पार्ट पूरा वाटर है और बाहर क्या है बच्चे, इसके ऊपर क्या है, एयर। अब इनके बीच कोई तो एक इमेजिनरी लाइन होगा जो कि दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मतलब वाटर के ऊपर एयर है, एयर और वाटर के बीच का जो लेयर दिखता है ना, जो लाइन दिखता है, जो सरफेस दिखता है, उसको बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है बच्चे, जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। लेट दिस वन इज M1 मतलब मीडियम 1 एंड नीचे वाला मीडियम 2। सो ये होता क्या है, ये जो उनके बीच का लाइन होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है, जो एक को ऊपर अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इंटरफेस। दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड व्हाट, सो दैट लाइन इज कॉल्ड बच्चे इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखना है। सो इंटरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। अब बात करते हैं कि ठीक है मीडियम से, तो एक मीडियम से रे ऑफ लाइट आया, अब जैसे आया तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ क्या ड्रॉ करेंगे बच्चे, इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। इस सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दैट लाइन इज कॉल्ड बच्चे नॉर्मल। अब सोचो मीडियम अगर नहीं होता अलग तो कैसे जाता, बिल्कुल सीधा, पर सीधा जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि मीडियम का क्या हुआ बच्चे, चेंज हुआ। तो ये डॉटेड में ये बनाना चाहता हूं कि अगर वो जाता, मीडियम चेंज नहीं होता तो बिल्कुल कैसे जाता, सीधा, बट सीधा जाएगा नहीं। तो मैंने सिर्फ डॉटेड इसलिए बताया क्योंकि पता चला दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट। अब जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ, याद करो बच्चे एंगल कहां से लेते हैं, तो नॉर्मल से। देखो एंगल इधर से भी ले सकते थे, बट मैंने बताया था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में कि एंगल किधर से लेते हैं बच्चे, तो नॉर्मल से लेते हैं। सही है, इंसिडेंट से नॉर्मल। अब बात आई कि ये बेंडिंग तो होना है, क्वेश्चन है बेंडिंग क्यों होगा। जैसे हमने बोल दिया बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये देखेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज क्या होता है, ध्यान से सुनना। सपोज हम किसी सी बीच पे जाते हैं, बीच मतलब समुद्री किनारा, वहां पे जाते हैं और पानी के बाहर वाला पार्ट जो होता है वो सैंड वाला पार्ट या मिट्टी वाला पार्ट, वहां एयर होता है। अब जब हम भागते 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 जैसे पानी में एंटर करते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है कि ज्यादा होती है बच्चे, कम होती है। हम पानी के बाहर से दौड़ते जाते हैं और जैसे पानी के अंदर एंटर करते हैं हमारी स्पीड क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। सही है, क्यों कम होती है, क्योंकि मीडियम का चेंज हुआ। मीडियम का क्या हुआ, चेंज हुआ। हाँ कि ना बच्चे, आंसर है हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मीडियम का चेंज हुआ, इसका मतलब स्पीड हमारा क्या हुआ बच्चे, कम हुआ। ठीक है यहां तक। सो मीडियम के चेंज होने से स्पीड का जो चेंज हुआ, अब उसी से रिलेटेड यहां पे बेंडिंग के बारे में बताया गया। अब ध्यान से सुनना एक एक चीजों को,
जो मैं यहां पे सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले एक टॉपिक आएगा जिसका नाम रहेगा बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबको मैं रिलेट करूंगा बच्चे एक साथ, टेंशन मतलब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चे? एन से। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? यहां दो मीडियम है। अब मीडियम 1 और मीडियम 2, ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये ग्लास हो सकता है, कोई डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मीडियम। अब जब मीडियम को डिफाइन करना पड़ा कि ठीक है मीडियम का इन्वॉल्वमेंट है, स्टेट चेंज होने में किसका इन्वॉल्वमेंट है? मीडियम का। मीडियम को कोई तो रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो क्वांटिटी मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया बच्चे? इट इज द property of the medium. It is the property of the medium which tells that the given medium is less or more dense. अभी क्वेश्चन है डेंस का मतलब क्या? तो वो जितने उसके मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम की जब बात किया तो मीडियम से हमने मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ले लिया। मीडियम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मीडियम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? मीडियम एग्जैक्टली मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डिसाइड करेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि ये लूजली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड सही है। ये कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो एग्जांपल लेते हैं बच्चे, एयर का, वाटर का और ग्लास का। एयर, वाटर एंड ग्लास, ये तीन चीजें लेते हैं। सबसे पहले मीडियम किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूल्स को। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये देख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड है या टाइटली, मतलब वो फ्री घूम रहे हैं कि पास में है कि बहुत पास में है। ये कौन डिसाइड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सोचो, एयर में देखते हैं, वाटर में देखते हैं और ग्लास में, मतलब एक लिक्विड, एक सॉलिड है, लिक्विड है और एक क्या है? गैस है। एयर में जब देखते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं कि दूर होते हैं? आंसर है दूर होते हैं। इसका मतलब ये लूजली पैक्ड है, मतलब बहुत ही पास में नहीं है। अब जब वाटर की बात करेंगे तो क्या होगा? पास में, मतलब थोड़ा क्लोजली पैक्ड है। और जब सॉलिड की बात करेंगे तो हाईली क्लोजली पैक्ड है, एकदम पास में, सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट में एकदम। कुछ भी करो, बहुत ज्यादा जब तक फोर्स लगाओगे नहीं तब तक वो अपने जगह से हिलेंगे नहीं, मतलब वो टूटेगा नहीं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे रहेंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ इसमें देखा, एयर की जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है बच्चे? लूजली पैक्ड है, सही है। वाटर के जनरली पैक्ड है, नॉट लूजली बट पैक्ड है, या बोल सकते हैं कि टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड। और ये क्या है बच्चे? ग्लास, हाईली टाइटली पैक्ड, हाईली टाइटली पैक्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा पास में। किसमें? ग्लास में थोड़ा कम, वाटर में और एयर में सबसे कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्हीं चीजों को बताता है कि अगर जब एयर की बात करेंगे कि एयर, ये बताओ बच्चा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो सोचो कि अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के मॉलिक्यूल्स के अबाउट बता रहा है कि वो लूजली पैक्ड है कि टाइटली पैक्ड है,
तो एयर के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? तो आंसर है कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लूजली पैक्ड है। तो इसी को जो रिप्रेजेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मॉलिक्यूल्स आर लूजली और टाइटली पैक्ड। अब इसी में देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर का तो बच्चे होता है 1। हाँ, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है बच्चे। इट इज a unitless quantity. Unitless, it is a unitless quantity, मतलब इसका कुछ भी यूनिट नहीं होता। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर का देखा गया तो 1 था, लिक्विड का देखा गया तो 1.33 था, मतलब वाटर का, और जब ग्लास का देखा गया तो 1.5 था। देख के पता चल रहा है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे किसका है? तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड है, मतलब दूर दूर पे है। उसके बाद जैसे टाइटली हुए वाटर में आ गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे और थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया। डायमंड में आते हैं तो 2.42 के आसपास उसकी वैल्यू होती है, 2.42। जनरली हमारे 10th में 3 ही यूज होता है, बट आगे 12th में आओगे तो वापस से आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले यहां फिट करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स that the medium is how the medium is packed, how the molecules of the medium are packed, loosely or tightly. ठीक है? On the basis of that, refractive index of that medium is defined. जैसे बताया गया एयर का सबसे कम होता है, वाटर में जाएंगे लिक्विड में थोड़ा बढ़ता है, ग्लास में और बढ़ जाता है, डायमंड में और बढ़ जाता है। ठीक है? सो ये होता है किसके अबाउट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अबाउट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम को, मतलब इस मीडियम को रिप्रेजेंट करना है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस मीडियम को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब सोचे थोड़ा कि स्पीड को और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा मर्ज करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं कि कैसे रिलेशन हो रहा है। तो सोचा जब एयर में हम जो बीच वाला एग्जांपल दिया, और बीच पे जब जाते हैं हम तो दौड़ते हैं तो एयर में, और जैसे वाटर में जाते हैं स्पीड हमारा चेंज होता है। ये बताओ ज्यादा स्पीड एयर में होता है या वाटर में होता है? सुनो, सोचो, ज्यादा स्पीड एयर में होता है कि वाटर में? तो आंसर है एयर में। एरोप्लेन एक प्लेन है, एरोप्लेन एग्जैक्टली एयर में जाता है तो उसकी स्पीड कुछ होती है। जो हमने सबमरीन या शिप बनाया है, जहाज जो बनाया है, ये सब जो होते हैं वो पानी में जाते हैं, वो भी प्लेन टाइप से, प्लेन नहीं बोल सकते हैं, बट वो भी एक जहाज है, सही, एक शिप है। सो दोनों की स्पीड सेम होती है कि अलग अलग? आंसर है अलग अलग। एयर में जो मूव करता है वो भी एक मशीनरी है और वो भी एक मशीनरी है। एयर में स्पीड ज्यादा होती है और वाटर में क्या होती है? कम होती है। तो वैसे ही आप यहां पे रखना है कि एयर लूजली पैक्ड है तो उसमें स्पीड क्या होगी? ज्यादा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है? कम है, लेकिन उसमें स्पीड क्या है? ज्यादा है। जैसे वाटर में गए जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? बढ़ा, लेकिन स्पीड क्या हुआ? कम हुआ। जैसे ग्लास में गए, रे ऑफ लाइट जब ग्लास में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? बढ़ा, लेकिन स्पीड क्या हुआ? और कम हुआ। तो इस पूरे ये से ये पता चला बच्चे, मैं रब करता हूं, इस पूरे ये से ये पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में जो रिलेशन है वो उल्टा है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ज्यादा है, इसका मतलब स्पीड उस मीडियम का कम है। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे? वेलोसिटी। मतलब अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब वो क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब स्पीड उसमें कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा, और ये कम होगा तो वो ज्यादा होगा। ठीक है? सो मैंने एक बेसिक चीजें सेटअप की कि मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाया और उसी क्वांटिटी का नाम रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ रिलेशन बताया उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या होता है? वेलोसिटी। इक्वल टू वाला रिलेशन नहीं देखना है, बस रिलेट किया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है यहां तक? अब यहां पे दो चीजें बच्चे डिफाइन की गई। एक बोला गया रेयरर मीडियम, और दूसरा बोला गया डेंसर मीडियम।
सो दो टाइप के मीडियम आ गए यहां पे। अब किसी भी दो मीडियम में से कोई भी रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम कितने मीडियम इन्वॉल्व होंगे? दो, और ज्यादा से ज्यादा भी दो, एक साथ में दो ही दिखेंगे। तो रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है? सो बच्चे रेयरर मीडियम वो होता है द मीडियम in which molecules are loosely packed or the medium in which वही कंटिन्यू कर रहे हैं, और the medium in which speed of light is more than other medium is called rarer medium। बहुत सिंपल है। जिस मीडियम में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, या अगर लूजली पैक्ड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। तो स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस मीडियम का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मीडियम, मतलब कंपेयर दूसरे वाले गिवन मीडियम से करना है, फिक्स नहीं होता है। जैसे ग्लास रेयरर भी हो सकता है, डेंसर भी हो सकता है, डिपेंड इस पे करता है कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, मतलब दूसरा मीडियम तुम कौन सा रख रहे हो। तो वैसे ही है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, मतलब लूजली पैक्ड हो, या स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, उस मीडियम को क्या बोलेंगे बच्चे? रेयरर मीडियम। उसको क्या बोलेंगे? रेयरर मीडियम। सही है। सेकेंड वन है बच्चे डेंसर मीडियम, जस्ट उसका उल्टा हो गया। डेंसर मीडियम जस्ट उसका क्या हो गया बच्चे? उल्टा। क्या लिखेंगे बच्चे? द मीडियम in which molecules are tightly packed or in which speed of light is less than other medium is called क्या बोलेंगे बच्चे? डेंसर मीडियम। मतलब जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो रेयरर, और जिसमें कम हो डेंसर। फिर से, जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो रेयरर, जिसमें कम हो डेंसर। जैसे एयर में स्पीड हमारी ज्यादा होती है तो हमेशा क्या फॉर्म होगा बच्चे? रेयरर। एयर हमेशा क्या फॉर्म होगा बच्चे? रेयरर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा। कैसे फील होगा तो देखते हैं। यहां पे दो मीडियम लेते हैं बच्चे, एग्जाम्पल, दो मीडियम लेते हैं, ऊपर में एयर और नीचे में ले लेते हैं ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे बच्चे? N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N फॉर एयर। सिंपल। N फॉर क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N। सो Na इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे? ग्लास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। सो इसमें से किसको रेयरर बोलेंगे और किसको डेंसर बोलेंगे? तो याद किया, अच्छा एयर है, किसे कंपेयर करना है? ग्लास से। तो एयर में मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होता है। सही है। अगर इसकी स्पीड VA ले लिया, अगर इसकी स्पीड VA और इसमें क्या ले लिया? VG, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो आएगा इस मीडियम में, तो VA लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। सो हमने देखा कि इस दोनों से कंपेयर किया बच्चे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम है, किससे? ग्लास से। देखो ज्यादा टाइटली पैक्ड ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होगा बच्चे? कॉमन सेंस से किसका होगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगा बच्चे? एयर में। मतलब इससे कंपेयर कर रहे जो गिवन मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कॉमन सेंस से स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी तो बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सिंपल था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है इस एयर मीडियम का, तो वहां पे स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब सिंपल, इस मीडियम को क्या बोलेंगे बच्चे? रेयरर।
जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर, उसको क्या बोलते हैं, रेयरर। तो नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसर। नीचे वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डेंसर। और एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लिया ऊपर में वाटर, सही है। तो ऊपर में ले लेते हैं ग्लास और नीचे में ले लेते हैं वाटर, ग्लास एंड वाटर। तो चेक करो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे NG और इसका लिखेंगे NW। इसमें अगर स्पीड लिखना रहेगा तो VG और इसमें क्या लिखेंगे, VW। तो चेक किया कौन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो कॉमन सेंस है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या होगा, ज्यादा होगा, सही है। सो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, उसका कम हो जाएगा। उस मीडियम में मतलब ग्लास मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड जिसमें ज्यादा, तो किसमें ज्यादा है बच्चे, वाटर में। तो वाटर ये वाला मीडियम क्या हो गया, रेयरर। और ऊपर वाला क्या हो गया बच्चे, डेंसर। ऊपर वाला क्या हो गया, डेंसर। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल। यहां पे भी देखो, ऊपर में वाटर है और नीचे में ग्लास है। ऊपर में वाटर है और नीचे में क्या है, ग्लास। अब बताओ रेयरर कौन, तो वहां वाटर है, वाटर का NW और ये क्या हो जाएगा, NG, सही है। ज्यादा टाइटली पैक्ड कौन है बच्चे, तो ये है। इसका मतलब स्पीड इसमें कम होगा, तो वाटर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, रेयरर, सही है। और ये क्या हो जाएगा, डेंसर। ग्लास क्या हो जाएगा बच्चे, डेंसर, सही है। अभी एयर और वाटर में जब कंपेयर करेंगे तो एयर हो जाएगा रेयर और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। देखो यहाँ पे वाटर रेयरर है, लेकिन जब एयर से कंपेयर करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। डिपेंड करता है कि तुम कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे रेयर और डेंसर के बारे में समझाया कि जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो या मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड हो, दैट मीडियम इज कॉल्ड रेयरर एंड द अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर। एंड द अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर, ठीक है। सो बच्चे इतना मैंने अभी तक समझा दिया किसके अबाउट, रेयरर और डेंसर के अबाउट। सो होप कि यहां तक में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो स्टिल मेरे को बताओगे मैसेज करके या कॉल करके। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लिया और स्पीड V1 ले लिया। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिया और स्पीड क्या ले लिया बच्चे, V2 ले लिया, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे दो केस बच्चे हो सकते हैं। कितने केस हो सकते हैं, दो। रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे हो गया, यहां पे क्या ड्रॉ किया बच्चे, नॉर्मल। ये एंगल क्या हो गया, I। ये हो गया बच्चे इंटरफेस, इंटरफेस। ऊपर वाला ले लिया मीडियम 1 और नीचे वाला ले लिया मीडियम 2। होप यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ऊपर वाला ले लिया मीडियम 1 और नीचे वाला ले लिया मीडियम 2, ठीक है बच्चे। सो मीडियम 1 2 हमने ले लिया। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें N1 और इसमें ले लिया N2। इसमें स्पीड ले लिया V1 और इसमें स्पीड ले लिया बच्चे V2। V1 एंड V2 क्या ले लिया बच्चा, यहां पे स्पीड ले लिया। अब देखो दो केस क्यों लिया मैंने, एक सेकेंड रुकना बच्चा, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड। सो बच्चा अभी आगे देखते हैं यहां पे फटाफट। सो दो इसलिए लिया क्योंकि सपोज इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड क्या हो गया, कम। सो अभी चेक करो, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब स्पीड ज्यादा है, तो ये मीडियम कौन सा हो गया बच्चे, रेयरर। और ये मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर। इसमें चेक करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, स्पीड कम है, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे, डेंसर। और ये क्या हो गया, रेयरर। मतलब दो अलग अलग कंडीशन है। इन फर्स्ट कंडीशन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर एंड सेकंड कंडीशन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है। सो होता ये है कि जब ये प्रैक्टिकल डेटा से एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जब रे ऑफ लाइट मींस व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ध्यान से, whenever ray of light passes from rarer to denser it bends towards the normal। मतलब होना बेंडिंग तो होना था, दैट बेंडिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन बेंडिंग क्या, कि बेंडिंग जो ओरिजिनल पाथ है इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, मतलब ये इधर भी बेंड और उधर भी बेंड हो सकता था। तो ये दो अलग अलग केसेस है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी।
अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। और इस एंगल को बोलेंगे, जो नॉर्मल से इस लाइन का एंगल बनेगा आर, यहां पे भी इस नॉर्मल से लाइन का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आर। यहां एंगल आई क्या है बच्चे, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है बच्चे, तो आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ क्या है बच्चे, रिफ्रैक्शन। सो यहां दो एंगल बने, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रेयर से डेंसर में जाएगा, तो स्टेटमेंट लिखो जल्दी, स्टेटमेंट लिखो। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम रेयर टू डेंसर, then THEN, then it bends towards the normal, then it bends towards the normal. Next point लिखो, when the ray of light passes from denser to rarer, when the ray of light passes from denser to rarer, then it bends away from the normal, मतलब नॉर्मल से किधर जा रहा है, दूर, और इस केस में नॉर्मल के पास। So then it bends away from the normal, then it bends away from the normal. ठीक है बच्चे, सो यहां तक अभी तक किसी को डाउट नहीं है। बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब भी मीडियम का चेंज होता है तो बेंडिंग होता है। रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स, एंड डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे। अब बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ा वो भी देखते हैं, पूछेंगे नहीं बट स्टिल पूछ देंगे। तो देखो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्यों है, रिफ्रैक्शन होता क्या, तो चेक करो, इसमें लिखते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, मतलब जब भी मीडियम का चेंज होता है, रिफ्रैक्शन होने का पहला कंडीशन क्या है, तो चेंज ऑफ मीडियम होना चाहिए। सो ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स changes, which further change wavelength and speed of light, in that medium, comma, caused रिफ्रैक्शन। यही क्या कॉज कर देता है बच्चे, रिफ्रैक्शन को। तो देखो क्या बोला मैं, कि जब भी मीडियम का चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। मीडियम का चेंज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तब वहां पे वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है। याद करो, 9th क्लास में वेवलेंथ था, ये वाला जो एक साइकिल का लेंथ होता था उसको क्या बोलते थे बच्चे, वेवलेंथ। अब जब मीडियम चेंज होता है तो वो जो एक साइकिल ऐसे ऊपर नीचे वेव जो बोलते थे, एक साइकिल का जो लेंथ होता था उसको वेवलेंथ बोलते थे। वेवलेंथ नहीं भी बोलेगा तो चलेगा, क्योंकि वेवलेंथ जैसी चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की जाती है, बट अगर ओलंपियाड लेवल पे देखेंगे तो की जाती है। सो जब भी मीडियम का चेंज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ, और जब मीडियम चेंज होगा तो ये जो ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं वो भी तो चेंज होगा। वो जो साइकिल बना रहे हैं ऐसे ऐसे, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब वेवलेंथ चेंज होगा, और वेवलेंथ चेंज होगा तो साथ साथ में क्या होगा, स्पीड भी चेंज होगा। और ये सब होने से वहां पे क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। इसी सब के से क्या हो जाती है बच्चे, बेंडिंग हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका परफेक्ट रीजन जो अभी रीजन बताएगा बहुत सही नहीं है, 12th में जब आओगे तो उसका परफेक्ट रीजन सिखाया जाएगा, ठीक है। बट अभी तुमको इतना ही याद रखना है कि जब भी मीडियम का चेंज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेवलेंथ, और उससे स्पीड, और उससे बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। उससे क्या होती है बच्चे, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। वेवलेंथ नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। मीडियम के चेंज होने से स्पीड चेंज होता है, जिसके कॉज से स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मतलब अपने ओरिजिनल पार्ट से हट जाती है, चाहे इधर या इधर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपके 10th में आपको यही याद रखना है। 11th 12th में जब आओगे तो मेरे जैसे लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक किससे रिलेटेड था बच्चे, रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन में हमने देखा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाए तो टुवर्ड्स, डेंसर से रेयर जाए तो अवे। अब इसी से रिलेटेड बच्चे दो लॉ बनाए गए,
कितने लॉ बनाए गए? 2। तो मैं इसको रब करता हूं बच्चे, एक डायग्राम को रहने देता हूं, दूसरे को हटा देता हूं। सो अभी देखना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है चेक करो। सो हेडिंग देते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे रिफ्लेक्शन में बच्चा 2 लॉ था ना, तो यहां पे भी 2 लॉ है। तो क्या लिखेंगे? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या होता है? देखो बच्चे, फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। इस रे का नाम बच्चा मैंने बताया था, इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या लिखेंगे? द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane, all lie in a same plane। मतलब सब के सब एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। देखिए ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे, रट्टा नहीं मारना है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? तो बच्चे अब से यहां फिक्स करोगे कि 2 एक्सिस मिला के प्लेन एक फॉर्म करता है। देखो एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है? वाई एक्सिस है। इसको 2 एक्सिस एक साथ मिल गया, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन। उसको क्या बोलेंगे? प्लेन। अब ये एक स्क्वायर मैंने बनाया, क्या ये प्लेनर बॉडी? आंसर है हाँ। इसमें देखो कितने प्लेन लाई कर रहे हैं, तो आंसर है, सॉरी कितने एक्सिस लाई कर रहे हैं? 2, एक एक्स एक्सिस तो दूसरा वाई एक्सिस। तो इसको बोलेंगे एक प्लेन में है, और इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लेनर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लेनर ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इस बोर्ड को, इसको देखते हैं इस बोर्ड को। तो इस बोर्ड को देखें तो देखो यहाँ पे कितना एक्सिस है? एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस है। और 2 एक्सिस जब मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेन। इसको क्या बोलेंगे बच्चे? प्लेन। अब देखो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, तो बताओ कौन से प्लेन में है? तो आंसर है बोर्ड पे है, तो एक्स वाई प्लेन में। तो जा भी रहा है तो कौन से प्लेन में है? तो आंसर है एक्स वाई प्लेन में। ये एक्स और ये वाई इसी बोर्ड पे तो जा रहा है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे आ रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। बेंड होके ऐसे नहीं जा रहा है, वो ऐसे आया तो बेंड होके ऐसे ही जा रहा है। मतलब वो उसी प्लेन पे है जिस प्लेन पे उसी 2 एक्सिस में है जैसे कि वो पहले 2 एक्सिस में पहले था। सही है? तो उसका मतलब यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। सब तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा भी लॉ है बच्चे। दूसरा लॉ जब सिखाया गया तब बताया गया कि ये साइन है और ये क्या है बच्चे? सॉरी ये आई और ये क्या है? आर। तो उसमें बताया गया, याद रखना है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। जो सुने हो ना, तो साइन SIN जो लिखते हो वो शॉर्ट फॉर्म होता है, पूरा नाम SINE होता है। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। तो यहां पे साइन मैंने लिखा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to angle of refraction, to angle of refraction is always constant, is always constant। सही है? मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, इसका एंगल है आई, तो साइन ऑफ आई, साइन आई किसके साथ लेना है बच्चे? साइन के साथ। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, 12th क्लास में आओगे तो इसका प्रूफ कराया जाता है कि साइन के साथ इसका एंगल और अपॉन साइन के साथ इसका एंगल। इसका एंगल क्या है बच्चे? आर। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसी को सेकेंड लॉ बोलते हैं बच्चे। इज ऑलवेज क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट की वैल्यू देखा गया, इस पूरे में क्या कांस्टेंट है? तो देखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे कांस्टेंट एक टर्म पहले दिख रहा था। मतलब मीडियम पे तो रिफ्रैक्शन डिपेंड करता ही है। मतलब ये आई और आर किस पे डिपेंड करते हैं? मीडियम से, कि रेयर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयर। उसमें भी वो थोड़ा रेयर है, मतलब थोड़ा क्लोजली पैक्ड है या ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, ये सब मैटर करता है। मतलब मीडियम मैटर करता है। मीडियम मैटर करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आना चाहिए।
तो इस वाले फॉर्मूला में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आना चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा और ब्रेक किया गया और लिखा गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, इसी को लिख दिया गया N2 अपॉन N1। मतलब ये रे ऑफ लाइट किधर से मीडियम 1 से 2 में जा रही है, तभी तो बेंडिंग हो रहा है। 1 से 2 में जा रही है तो बेंडिंग हो रहा है। तो लिख दिया गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, एंड उसी कांस्टेंट की वैल्यू रख दी गई N2 अपॉन N1। मतलब 2 में गया किधर से, 1 से। 2 में गया किधर से, 1 से, उसी को N2 अपॉन क्या रख दिया, N1। अब चेक करो N2 कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर ये वाटर होगा तो 1.33 होगा, ये एयर होगा तो 1 होगा। अगर ये ग्लास होगा तो 1.5 होगा, ये अगर वाटर होगा तो 1.33 होगा। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहने वाली है बच्चे, कांस्टेंट रहने वाली है। क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। तो उसी कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे क्या रख दिया गया, N2 अपॉन N1। और इसी को जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो क्या लिख सकते हैं, N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। और इसी लॉ को बोला गया बच्चे स्नेल्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। सही है, मतलब इसको स्नेल बाबा ने, स्नेल जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही डिफाइन किया था, इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये स्टेटमेंट उन्होंने ही बोला था कि रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डाला, फिर रिलेट किया। स्नेल्स लॉ कैसे लिखेंगे बच्चे, तो बहुत सिंपल है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या है, N1, तो इंटू कर देना, साइन के साथ आई कर देना, इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2, और इंटू साइन के साथ उसका एंगल क्या लिख देना, R। तो इसी लॉ को क्या बोलेंगे बच्चे, स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को क्या बोलेंगे बच्चे, स्नेल्स लॉ। बताओ यहां तक कुछ भी डाउट है, देखो तो ध्यान से, अगर होगा तो नोट डाउन करके रखोगे, मुझे कॉल या मैसेज पे पूछोगे। क्या पता चला बच्चे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका साइन ऑफ एंगल इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका क्या रहेगा, साइन ऑफ एंगल, दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। सो ये दो लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम बनाए आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। रिफ्रैक्शन पूछा तभी यही डायग्राम रहेगा, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा तभी डायग्राम यही रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इसके अबाउट एक और एग्जांपल से देखते हैं, थोड़ा एक दो एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चले कि स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं, स्नेल्स लॉ लिखते कैसे हैं। तो चलो एक बार देखते हैं कुछ एग्जांपल। सो देयर इज एग्जांपल दैट ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू वाटर। तो ऊपर में मीडियम एयर है और नीचे में मीडियम वाटर। इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन what air to water interface, ध्यान से सुनो, if the ray of light incident from air to water interface, मतलब यहां पे with angle 30 degree, with angle बच्चे 30 degree, then find the angle of deviation of water, then find angle of deviation of water। मतलब वाटर में कितना एंगल का क्या हुआ, डेविएशन हुआ, मतलब ये कितने डिग्री से डेविएट होके जाएगा, चाहे इधर या इधर। अब चेक करो, ये एयर से वाटर में है तो नो डाउट इधर ही जाना चाहिए, मतलब ये आई की वैल्यू कितनी दी है, 30, और आर की वैल्यू क्या करना है बच्चे, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या था पता चला, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो, लिख भी सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एयर टू वाटर इंटरफेस, at air to water interface with angle 30 degree with the normal, with angle 30 degree with the normal, find the angle of deviation या find the angle of refraction, find the angle of refraction, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, R की, such that refractive index of glass दिया है 1.33, सॉरी refractive index of water दिया 1.33, उसी को लिख सकते हैं बच्चे 4/3, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या, आर की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है बच्चे, आर की। अब एयर में दिया रहे या ना दी रहे बच्चा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 याद रखना है, इसमें कुछ संशोधन वाली बात नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, 1 रहेगा। कितना रहेगा बच्चे, 1। सो ये हो गया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या हो गया, ग्लास का। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सोचा एंगल में रिलेशन कौन बताता है, तो स्नेल्स लॉ। कौन बताता है, स्नेल्स लॉ।
तो जब भी एंगल आ गया पूरे यहाँ पे तुम्हारे 10th के फिजिक्स में, तो एंगल अगर यहाँ पे आया लाइट चैप्टर में, तो यही स्नेल्स लॉ ही यूज होगा। कैसे लिखेंगे स्नेल्स लॉ? तो लिखा यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एन ए इंटू साइन ऑफ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चे? 30 इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एनजी, और उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चे? आर। चेक किया एन की वैल्यू यूनिवर्सली 1 होती है, साइन 30 1/2 होता है। एनजी की वैल्यू दिया है कितना? 4/3 इंटू क्या हो गया? साइन आर। सही है। इसको इधर, तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सो 3/8। कितना हो गया बच्चे? ये 3/8 तो हो गया। अब आर निकालना है तो साइन को नीचे भेज दो। अब साइन जब नीचे जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, जब साइन ऊपर आएगा तो साइन रेज़ टू पावर क्या आएगा? -1। देखो आर जब निकालना है तो साइन नीचे जाएगा, साइन नीचे जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा ना, तो ऊपर लेके आया तो साइन के पावर क्या हो गया? -1 ब्रैकेट में 3/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तुम चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल के रख भी सकते हो कैलसी से, पर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले मैंने बताया स्नेल्स लॉ लिखना कैसे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन के साथ उसका एंगल इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन के साथ उसका एंगल। और इसमें क्या पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चंस नोट्स में है, जो मैं नोट्स भेज रहा हूं ना, उसमें देखना किसी जो पिछले साल की बच्ची का मैंने 4-5 क्वेश्चन कराया है, तुम लोग भी ट्राई करना उसको देख के करने की। सिंपल, अगर ये अगर दे दिया है तो ये पूछेगा, ये अगर दे दिया है तो ये पूछेगा, या अगर ये दोनों दे दिए हैं तो ये पूछेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक पूछेंगे। फॉर्मूला यही लगाना है। जब भी एंगल का फॉर्मूला एंगल से रिलेटेड लाइट चैप्टर में यूज करना है तो स्नेल्स लॉ ही आएगा। क्या आएगा बच्चे? स्नेल्स लॉ। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान रखना है। यहां तक होप कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब नोट करके एक पॉइंट बताता हूं। क्या करके बच्चे? नोट। सो आज हम सिर्फ रिफ्रैक्शन को देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में लेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलो अभी देखते हैं थोड़ा सा। NOTE नोट। अभी देखा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू था बच्चे N2 अपॉन N1। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लो, यही आएगा। अब मैं यहां पे बताता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड डायरेक्टली रिलेट कर रहा था कि उल्टा था। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में रिलेशन कैसा था? तो उल्टा था। तो N2 अपॉन N1 को कभी भी हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? V1 अपॉन V2। क्योंकि वो उल्टा है ना, तो N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? V1 अपॉन V2। क्यों लिखा बच्चे? क्योंकि हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेलोसिटी। अब एक और रिलेशन है बच्चे, एक और रिलेशन है जो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, जो 9th में आया। हालांकि 10th में यूज नहीं करते, ओलंपियाड को छोड़ते तो जनरली नहीं पूछेंगे। उसने क्या बताया? देखो याद करो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सिखाया गया था 9th में। अगर वेव के टर्म में देखते हैं तो डिस्टेंस अगर लैम्डा लेते हैं तो v लाइट की उसकी स्पीड हो जाएगी, और ये टाइम पीरियड t हो जाता है। उसी t को अगर लिखे तो 1/f हो जाता है। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, मतलब t इक्वल टू 1/f। इससे ये पता चला कि v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ है, लैम्डा इंटू एफ है। इसका मतलब v बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लैम्डा। मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे? लैम्डा है। ये जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ध्यान से सुनो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा कब हुआ? जब फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? चेंज। तो नोट का ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट लिख लो। In refraction, frequency of light never change, या does not change. Frequency of light does not change, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। सो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो v1/v2 के जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? लैम्डा 1/λ2। ये बोर्ड के हिसाब से नहीं है, तुमको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ओलंपियाड हिसाब से या 12th में साइंस लेना उसके हिसाब से सोचते हो तो ये रिलेशन यूज हो सकता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2/N1।
इससे स्पीड उल्टा होता है तो v1/v2 और लैम्डा डायरेक्टली इससे होता है तो λ1/λ2। ये फॉर्मूला जहां पे भी यूज करना है कर सकते हैं। मतलब कहीं आई दिया, आर दिया है, v1 दिया और v2 निकालना है तो इसको इसके साथ रिलेट कर दो। अगर वेवलेंथ का पूछा है तो इसको इसके साथ रिलेट कर दो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आवर नीड ऑफ द क्वेश्चन वी कैन यूज इधर sin i upon sin r equal to n2/n1 और v1/v2 और λ1/λ2। तो ये दो चीजें नोट में अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक और टॉपिक है बच्चा, लास्ट रिफ्रैक्शन में वही मुझे सिखाना था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी तो मैं सिखाया कि ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अब देखते हैं बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद रखना बच्चे, दो टाइप का होता है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन है कौन कौन सा? तो फर्स्ट वन को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, R.I लिख रहा हूं बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और सेकेंड वन होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है, तो सबसे फर्स्ट वन बच्चे देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या देखते हैं बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत सिंपल है, देखो जब भी हम बेंडिंग की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो दो मीडियम की बात करते हैं। कितने मीडियम की? दो। तो उसी से रिलेटेड इसको भी बताया कि किसी भी मीडियम को जब एयर के साथ कंपेयर करते हैं, किसी भी मीडियम को जब एयर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं बच्चे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब क्या लिखेंगे? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ऑफ एनी मीडियम with respect to air, comma called, उसी को क्या बोलेंगे बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम जब वो एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे NGA लिख दिया यहां, NGA। सो NGA को क्या लिखेंगे, रीड करेंगे बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। विथ रेस्पेक्ट टू क्या है बच्चे? एयर। अगर NWA लिख दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? वाटर विथ रेस्पेक्ट टू क्या रहेगा? एयर। तो किसी का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हालांकि 99% केसेज तुम्हारे बोर्ड में इस नहीं पूछेंगे, बट स्टिल ये जानना जरूरी, मतलब जानोगे तो अच्छा रहेगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में जब हो तो उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है बच्चा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बहुत सिंपल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम with respect to other medium, with respect to other medium, ब्रैकेट में डाल दिया rather than air, एयर को छोड़ के, rather than air is called relative refractive index। उसको क्या बोलेंगे बच्चे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देखते हैं एयर को छोड़ के तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? रिलेटिव बोलते हैं। कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, देखो कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे बच्चे? वाटर। तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड है, कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, डी फॉर डायमंड है बच्चे,
तो ये सब क्या हो गया बच्चे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या हो गया बच्चे, क्या हुआ, तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको कि दो टाइप का होता है, एयर के रेस्पेक्ट में एब्सोल्यूट और वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब उसको छोड़ के, एयर को छोड़ के किसी के भी रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव। ठीक है, अब एक और लास्ट नोट करके आप पॉइंट याद रखेंगे बच्चे कि N12 अगर लिखा हुआ है, कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो इसको कभी भी हम लिख सकते हैं N1 अपॉन N2, मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, पहले जो रहेगा ऊपर रहेगा, बाद में जो रहेगा वो नीचे रहेगा। मतलब N12 को क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2, सिमिलरली N21 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, N2 अपॉन N1। ये याद रखना है आपको। अगर स्पीड के साथ इसको चाहिए तो N1 अपॉन N2 को V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन N में क्या, V में क्या होता है, उल्टा होता है, और V में लैम्डा में क्या होता है, सीधा सीधा होता है। तो λ2 अपॉन λ1, इसको लिखेंगे V1 अपॉन V2, और इसको लिखेंगे λ1 अपॉन λ2। जनरली अगेन ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयरली यूज करते हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ओलंपियाड लेवल वगैरह पे देखेंगे तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चीजें है वो आपको आनी चाहिए। एक और चीज उसमें हो जाती है कि N12 को कभी भी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन N21। क्वेश्चन है कैसे, तो सिंपल है भाई, N12 को ब्रेक करेंगे तो N1 अपॉन N2 तो लिख ही सकते हैं ना। अब N1 को हम नहीं चाहते, ऊपर है, नीचे लेके आओ, तो नीचे में लाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, अपॉन क्या लिखेंगे, N1। सो N2 अपॉन N1 को तो पहले से ही पता है ना, N21 लिखते हैं। सो N12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N21। सो इसमें क्या होता है ना कि अगर ये दिया है, ये दिया है, तो वो तो रिलेशन पहले ही से मैंने सिखाया था, मैं जस्ट तुमको ब्रेक करने के बताया कि N12 को कभी भी ब्रेक कर सकते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, मतलब N1 अपॉन N2। N21 को भी ब्रेक कर सकते हैं हम कभी भी, क्या लिख के सकते हैं बच्चे, N2 अपॉन N1। हाँ कि ना बच्चे, जल्दी बोलो, N2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, N1। सो बच्चे यहां तक कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर, और मैं नोट्स भेज देता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग उससे करेंगे और इसको कंप्लीट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लेंथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू।